हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, हाउ डू वी राइट अ सेट इन डिफरेंट फॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट डायग्रामेटिकली एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स। तो ये सब जो चीजें हैं हम इस वीडियो में आज यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले लेट्स लर्न द मीनिंग ऑफ सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट गाइज? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, डेफिनेशन ऑफ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यहां पर बच्चे इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, कलेक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और एक वर्ड आपको यहां पे एलिमेंट्स भी इधर देखने को मिलने वाला है। एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो एलिमेंट्स बेसिकली हमारे लिए यहां पे ऑब्जेक्ट्स की बात करी जा रही है। अब ये ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के नाम हो सकते हैं, दे कैन बी नंबर्स, ये कंट्री के नाम हो सकते हैं, ये कोई भी चीज हो सकती है ऑब्जेक्ट। और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली ग्रुप में अगर वो सब है तो बोला जाएगा सेट, if they are well defined, if they are well defined। ये well defined होने का मतलब क्या है? well defined होने का मतलब है कि there should be a clear definition, clear definition, definition के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए। अब ये क्लियर डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, एक बार जरा इसको समझते हैं बच्चे। अगर गाइज मैं आपसे कहूं, अगर बच्चे मैं आपसे कहूं natural numbers less than 10, all the natural numbers which are less than 10, all the natural numbers which are less than 10। तो हम सभी जानते हैं कि natural numbers start from 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड टिल 9 हम इनको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, आई थिंक हर किसी के माइंड में यही 9 एलिमेंट्स उनको देखने को मिलेंगे यार। यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी थी कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी स्टूडेंट 10 नहीं बोलेगा, कोई भी स्टूडेंट 100 नहीं बोलेगा, कोई भी स्टूडेंट 1.5 नहीं बोलेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर क्या ना नेचुरल नंबर था, तो ये क्या है, यहाँ पर मैंने सभी एलिमेंट्स को लिखा, मैंने सभी एलिमेंट्स को यहां पर लिखा। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, तो यहां पर हर किसी स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलेगा सेट्स, फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो भी चैप्टर, ये सब आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना। अब ये बताइए, क्या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखेगा? इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th मैथमेटिक्स में नहीं है, वो आपको देखने को मिलेगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में। सो मैंने तो यहां पर क्या बोला, चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं ये इसके अंदर नहीं आएगा। आप सभी बच्चे मना कर दोगे कि नो सर ये यहां पर इधर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन आपने ये बोली है, एक क्लियर डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सभी एलिमेंट्स मुझे इधर बता दिए, राइट। लेकिन सोचिए बेटा, अगर मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे कहूं कि हु इज द मोस्ट talented Indian actor, who is the most talented Indian actor, most talented Indian actor। अब आप यहां पर ना हर किसी के माइंड में अब डिफरेंट नाम आ जाएंगे यार। कुछ लोगों को लगेगा कि अमिताभ बच्चन इज वेरी टैलेंटेड, ठीक है, कुछ लोगों को लगेगा कि सलमान खान इज वेरी टैलेंटेड, बट जब मैं यहाँ पे सलमान खान लिखूंगा तो सलमान खान के फैन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि यस ही इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सलमान खान को लाइक नहीं करते होंगे, तो वो बोलेंगे नो सर ये टैलेंटेड नहीं है, इनका नाम यहाँ पे नहीं लिखो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को
लगेगा कि हाँ ये है, कुछ को लगेगा नहीं ये नहीं है। तो यहां पर ना बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर मैंने आपको ये तो कह दिया कि टैलेंटेड, पर टैलेंटेड का मीनिंग क्या है, टैलेंटेड किसको बोला जाएगा ये हम नहीं जानते। हो सकता है आप में से भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तो उनका भी नाम यहां पर आना चाहिए यार, है ना। तो यहां पर एक क्लियर डेफिनेशन इधर नहीं रखी गई है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो चीज है दिस इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे टैलेंटेड हमने एक्टर का नाम लिखना था, बट टैलेंटेड की डेफिनेशन यहां पर नहीं लिखी गई है। अब सोचिए ये तो सेट है, ये भी सेट है, बट दिस इज नॉट अ सेट। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कि टैलेंटेड लाइक इंडियन एक्टर who has done more than 50 movies, मूवीज लाइक बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, मोर देन 50 बॉलीवुड या टॉलीवुड या फिर किसी अदर स्टेट की जो मूवीज हैं तो वो उन्होंने कर रखी है मोर देन 50। ओके, तो यहां पर अब अमिताभ बच्चन तो यहां पे ऑब्वियसली आएंगे, इन्होंने तो कई सारी कर रखी है। अब सलमान खान के नाम को लेकर कोई भी यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आप सलमान खान के फैन हो या ना हो, आपको उनका नाम यहां पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज डन मोर देन 50 मूवीज, इन्होंने तो बहुत सारी मूवीज कर रखी हैं यार। यहां पर आपको आमिर खान का नाम लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको अक्षय कुमार का नाम लिखना पड़ेगा, सही बात है। अब आप बोलेंगे कि नहीं हम तो यहां पर आयुष्मान खुराना का भी नाम लिखेंगे। आयुष्मान खुराना टैलेंटेड हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, हाँ वो हिट मूवीज देते हैं, बट क्या उन्होंने मोर देन 50 मूवीज करी हैं? आप बोलेंगे नहीं सर उन्होंने तो नहीं करी हैं, वो तो अभी नए एक्टर है, 50 से ज्यादा मूवीज उन्होंने अभी बॉलीवुड में नहीं दी हैं, सो उनका नाम यहां पर नहीं आएगा। तो गाइस यहां पर टैलेंटेड होने की एक डेफिनेशन मैंने यहां पे रख दी है, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सभी एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए हैं। सो गाइस ये हमारा होता है सेट। सेट मतलब एक ऐसा कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें एक क्लियर डेफिनेशन आपके सामने होती है यार। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर द सेट ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे उन सब के नाम आप लिख सकते हैं, किसी को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार, है ना। तो उनके जितने भी नॉवेल्स होंगे वो सब लिख सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि हु इज द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अब यहां पर कंफ्यूजन आ जाएगी। कंफ्यूजन क्यों आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा टैलेंटेड बैट्समैन में यहां पे सूर्य कुमार यादव का नाम आना चाहिए, विराट कोहली का नाम आना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आना चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं महेंद्र सिंह धोनी तो अच्छे बैट्समैन नहीं थे। कुछ लोगों को लगेगा नहीं नहीं विराट कोहली अच्छे बैट्समैन नहीं है, कुछ को लगेगा नहीं रोहित शर्मा अच्छे बैट्समैन नहीं है, कुछ को लगेगा कि यार दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंट उनके अंदर है, वो इंडियन टीम में होने चाहिए, कुछ को लगेगा नहीं नहीं होने चाहिए। तो यहां पर दो राय आप लोगों को देखने को मिला करती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो हमारे लिए सेट नहीं है यार। ओके, अच्छा मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की है वो कौन है, सबसे सुंदर लड़की आपकी क्लास की कौन है। तो उस सिचुएशन में कुछ को लगेगा कि हाँ जो रिया है, रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, कुछ को लगेगा कि प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, कुछ को लगेगा ममता वेरी ब्यूटीफुल है, कुछ को लगेगा लता वेरी ब्यूटीफुल है, ठीक है, कुछ को लगेगा कि रिया का नाम यहां क्यों आ गया, कुछ बोलेंगे अरे प्रिया यहां पर क्यों आ गई, भाई ममता यहां क्यों आ गई, लता यहां क्यों आ गई, कुछ को ऐसा भी लगेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कंफ्यूजन होगी भैया, कंफ्यूजन क्या होगी है भाई, मोस्ट ब्यूटीफुल तुमने बोला, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या है, किस लड़की को ब्यूटीफुल बोला जाए। भाई मुझसे पूछोगे मैं तो सबका ही नाम लिख दूंगा यहां पर, मुझे तो सब ब्यूटीफुल लगती हैं, लेकिन सब थोड़ी हैं यार, है ना। तो यहां पर क्या है, ये सेट नहीं है। ये सेट क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ममता सुंदर हो सकती है बट कुछ के अकॉर्डिंग ममता सुंदर नहीं है ना। तो भाई यहां पर एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसको सुंदर माना जाए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसको सुंदर बोला जाए। तो एक क्राइटेरिया निकाल दिया गया, लो भाई, कि a girl who will be having more than 10,000 followers on Instagram, she will be considered beautiful. A girl who will be having more than
5,000 followers on Instagram, she will be considered beautiful. A girl who gets more than 1,000 likes, more than 1,000 likes on her photo on Instagram, then she will be considered beautiful. तो हम ये इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हाँ वो ब्यूटीफुल है. तो लो जी, मैंने बोला कि भैया सब लड़कियां अपनी एक एक फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दो, सब लड़कियां अपनी एक एक फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दो. जिसकी भी पिक्चर पे मोर देन 500 लाइक्स आ जाएंगे ना, हम उसको सुंदर मान लेंगे. जिसकी भी फोटो पे मोर देन 500 लाइक्स आ जाएंगे तो हम उसको सुंदर मान लेंगे. रिया ने अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, इसको 700 लाइक्स मिल गए. प्रिया ने भी अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसको 400 लाइक्स मिल गए. ममता ने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उसको 1000 लाइक्स मिल गए. लता ने भी इंस्टाग्राम पे फोटो को पोस्ट किया, उसको यहाँ पे 250 लाइक्स मिले. तो गाइस यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इन सब पिक्चर्स को जब इन सब की पिक्चर्स को जब हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो हमने एक क्राइटेरिया रख दिया है कि सुंदर कौन है, हु इज ब्यूटीफुल, किसको सुंदर माना जाए. जिसकी भी इंस्टाग्राम पिक्चर पे 500 से ज्यादा लाइक्स आएंगे उसको हम सुंदर बोलेंगे. तो अब बताओ, अब आप बोल देंगे कि प्रिया का नाम यहां से हटा दो, आप बोल देंगे लता का नाम यहां से हटा दो, आप कहेंगे कि रिया सुंदर है, ममता सुंदर है. बात समझ में आ रही बच्चों. तो आई थिंक आपको यहाँ पे सेट का मीनिंग समझ में आया होगा. वेल डिफाइंड होने का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा. ओके, सो गाइस ये तो होता है सेट. अब क्वेश्चन आता है कि सेट को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं. तो गाइस होता क्या है ना, जैसे ये सेट है, ये भी सेट है, ये सेट नहीं है, ये हमारे लिए सेट है. ओके, तो सेट में जो भी डेफिनेशन आपके सामने है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हमारे लिए एलिमेंट्स हैं. इन सभी एलिमेंट्स को गाइस हम एक करली ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर दिया करते हैं. इस साइड से भी उस साइड से भी करली ब्रैकेट बना के बच्चे हम इसे बंद कर दिया करते हैं. ओके, ऐसे देख सकते हैं करली ब्रैकेट हमने बनाया. ब्रैकेट भी आपने देखी ना, इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और एक ही आपका ये वाला हो जाएगा. सो ये करली ब्रैकेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको हम बंद करके यहाँ पे हम इसको कह देंगे कि ये सेट है यार. ओके, सो यहाँ पर भी हम क्या बोल देंगे कि देखो रिया एक एलिमेंट है इस सेट में, ममता भी एक एलिमेंट है और इन्हें हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद यहाँ पे कर दिया है. ओके, सो इतना आप लोग समझ चुके हैं. बाकी कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है गाइस. नेचुरल नंबर्स के लिए हम n यूज किया करते हैं, 1 2 3 4. होल नंबर्स के लिए बेटा हम w यूज किया करते हैं. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. इंटीजर्स के लिए हम z यूज किया करते हैं, 0 1 2 3. ओके, इंटीजर्स के लिए z यूज किया जाएगा. और रैशनल नंबर्स के लिए बेटा, रैशनल नंबर्स के लिए हम यूज किया करते हैं q. रैशनल नंबर आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जो a बाई बी की फॉर्म में होगा और b यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा. a एंड b जो है ये कोई इंटीजर्स हुआ करेंगे. ओके, सो ये रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करेंगे. देन गाइस हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को हम लोग r से रिप्रेजेंट किया करते हैं. रियल नंबर्स में हमारा जो है, रियल नंबर में बच्चे हमारे सभी रैशनल नंबर भी आएंगे और सभी इरेशनल नंबर भी इसमें आ जाया करते हैं. रैशनल एंड इरेशनल दोनों इसके अंदर आ जाया करते हैं. ओके, सो ये चीज हो जाती है बच्चे. यहां पर फिर बेटा आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं. किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हुआ करते हैं. पहला जो मेथड होता है बेटा, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड in two ways. A set can be represented in two ways, जिसमें से पहला मेथड हमारे पास होता है रोस्टर फॉर्म. सेकंड जो मेथड होता है बेटा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. जब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, इसमें ऑल दी elements are listed, all the elements are listed. और सेट बिल्डर फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन
कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज रिटन। क्या मीनिंग है इसका गाइस? इसका मीनिंग क्या है बच्चे, जरा समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि एक सेट है जिसका नाम है ए। अब सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जनरल टर्म में हम रिप्रेजेंट किया करते हैं। लेट्स से एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ओके, सच दैट अब हम यहां पे इतना लिख देने के बाद हम x की कंडीशन लिखा करेंगे कि x की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो क्या है। ओके, सो मैं आपसे कहता हूं कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। गाइस, मैंने आपसे बोला कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 5 है। ओके, सो अब ये कंडीशन सुन के बेटा आपके माइंड में क्या चीज आएगी? ये जो लाइन आप सुनते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है एंड दिस x इज लेस देन 5। x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सुनते ही आपके माइंड में नंबर आने चाहिए 1 2 3 4 5 एंड ऐसे सो ऑन, इन्फिनिटी तक ये चलेगा। बट आगे इसने कंडीशन और लगा दी कि x शुड बी लेस देन 5। जब हम लेस देन 5 सुनते हैं तो ये बाकी के आगे के एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को देखेंगे तो वो सोच पाएंगे कि हाँ, जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 एंड 4 ही होंगे। करेक्ट है? सो गाइज, ये जो सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया, यहां पर ना मैंने आपको एक्चुअल में जो एलिमेंट्स है वो नहीं बताए, मैंने एलिमेंट्स नहीं बताए आपको, है ना। यहां पर मैंने आपके सामने एक पजल रख दी है कि हाँ ऐसा है वैसा है, अब तुम गैस करो कि वो कैसा है। ओके, और जो रोस्टर फॉर्म होती है यहां पर सीधी बात नो बकवास होती है। यहां पर हम कोई पजल नहीं खेलते हैं, जो भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके यहां पे लिख दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे लिए होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, मैं आपसे कहूं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 1, या फिर x इज इक्वल टू y अपॉन में y प्लस 1, ओके, और y इज नेचुरल नंबर एंड y इज लेस देन 4। ये बेटा हमने आपके सामने रख दिया है। अब इन एलिमेंट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? अब ये देखिएगा बच्चे तरीका। सबसे पहले तो ये सोचिए कि y क्या चीज है? y है एक नेचुरल नंबर और वो लेस देन 4 है। y एक नेचुरल नंबर है एंड दिस इज लेस देन 4। नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 4, इट मींस y कैन बी 1 2 और 3। y की ये 3 ही वैल्यूज इसमें हो सकती हैं। अब y की वैल्यू अगर लेट्स से y की वैल्यू 1 है तो y की जगह आप 1 रखिए एंड 1 प्लस 1 ये आपके लिए बन जाएगा 2। y की जगह पर बेटा आप 2 रखिए 2, सो 2 अपॉन में 2 प्लस 1 ये बन जाएगा 3। y की जगह पर बेटा आप 3 रखिए 3 प्लस 1 3 रखने पे ये हमारे लिए बन जाएगा 4। सो गाइज, ये आप लोगों ने सेट को लिख दिया है इन रोस्टर फॉर्म। ओके, सो मैं मान के चल रहा हूं कि ये बात आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे यार। ओके, सो रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको क्लियर है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि किस प्रकार से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब इसमें ही ना एक चीज और आपको समझनी है कि जब भी कभी कोई सेट हमें गिवन हो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं कि वन क्या है, वन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। वन जो है वो सेट ए का क्या है, वो एलिमेंट है। सो इसे ना आप इतना बार बार लिखेंगे नहीं यार, आप इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 1 बिलोंग्स टू ए। ये होता है एप्सिलॉन, और इसको हम पढ़ा करेंगे, दिस विल बी रेड एज बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। करेक्ट? ओके, क्या 6 बिलोंग करता है ए से? क्या 6 बिलोंग करता है ए से? क्या इसके अंदर 6 है? आप बोलेंगे नो सर, नहीं है।
तो इसको क्या लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 जो है वो ए से बिलोंग नहीं किया करता है यार। ओके मैं कहूं क्या 8 बिलोंग्स टू ए है, आप बोलेंगे नो, ए डज नॉट बिलोंग टू ए है। ओके सो गाइज आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये अगर आपको समझ में आता है तो यहां पर ना कुछ चीजें आपको और देखनी है, कुछ टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए। एक एम्प्टी सेट नाम का सेट आपको देखने को मिला करेगा, जिसे वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं और इसे नल सेट के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग होता है कि देखो नाम ही बता रहा है एम्प्टी, एक ऐसा सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि ये जो सेट है इसके अंदर आपको एक भी एलिमेंट नहीं दिखेगा, खाली होगा। और ये जो खाली सेट होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय फाइव। जब भी हम लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि हम एक खाली सेट के, एक जो पूरा कंप्लीटली एम्प्टी सेट है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि an even natural number which is exactly या फिर odd natural number which is exactly divisible by 2, an odd natural number which is exactly divisible by 2। और आप जानते हैं कि जितने भी odd natural number होते हैं 1 3 5 7 9 कोई भी 2 से exactly divisible नहीं होता। तो ये जो सेट है गाइस ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक नल सेट है, ये एक वॉइड सेट है, इससे हम फाइव के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। ओके मैं आपसे कह सकता हूं कि एन इवन प्राइम नंबर which is greater than 10 या फिर greater than 2, 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर होना चाहिए एंड इट शुड बी इवन। अब 2 से ग्रेटर जो प्राइम नंबर है उसमें आता है 3 5 7 11 13 17 19। सो 2 के आगे जितने भी 2 के आगे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड हुआ करते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारे लिए एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये भी हमारे लिए एक नल सेट वॉइड सेट हो जाएगा। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। जैसे नल सेट है बच्चे, यहां पर एक फाइनाइट सेट नाम की चीज देखने को मिलती है, फाइनाइट सेट, और एक टर्म देखने को मिलती है इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जब फाइनाइट सेट की हम बात करेंगे तो ये समझ लीजिए कि फाइनाइट में विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड एलिमेंट्स। और जब हम यहां बात करेंगे तो यहां पे अनलिमिटेड एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। अनलिमिटेड एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है जरा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 मैं सभी नेचुरल नंबर्स लिखता हूं और 100 पे आके मैं काउंटिंग रोक देता हूं, 100 पे मैंने स्टॉप कर दिया इसको, ठीक है। सो ये एक फाइनाइट सेट है। बट अगर मैं यहीं पर ही बोलूं कि ए हमारे पास है 1 2 3 स्टार्ट होता है और कभी खत्म ही नहीं हुआ, सो वो क्या बेटा, ये हमारे लिए ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके मैं आपसे कहूं कि all the multiples of 3 which are less than 50, all the multiples of 3 which are less than 50। तो आप कहेंगे सर मल्टीपल्स ऑफ 3 में 3 6 9 12 एंड मैंने कहा कि लेस देन 50, तो लेस देन 50 में आपके 48 पे आके ये रुक जाएगा। सो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या, ये एक फाइनाइट सेट है। बट यहीं पर अगर मैं बोलूं कि all the positive multiples of 2, तो आप बोलेंगे सर 2 4 6, अब ये तो चलता ही रहेगा। सो ये हमारे लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट गाइस, यहां पे नेक्स्ट टर्म जो आपको समझनी है, एक इक्वल सेट नाम की चीज होती है। इक्वल सेट्स, किन सेट्स को इक्वल बोला जाएगा? सो हम कहेंगे 2 और मोर सेट्स
are equal if they have same elements and same number of elements, या फिर same elements, simply same elements. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक सेट है A 1 2 3, एक सेट है B हमारे पास 2 1 3 1 2 3 2 1 3. सो यहां पर आप एक चीज देखेंगे बच्चे कि जो सेट A में एलिमेंट्स आपको दिखेंगे वही सेम एलिमेंट्स आपको B में भी दिखेंगे. सो यहां पर आप क्या बोल देंगे कि A और B जो है वो एक दूसरे के इक्वल है. अगर मैं कहूं कि A हमारा है 0 1 2, B है हमारा है 0 1 3. सो गाइस यहां पर आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पे A और B एक दूसरे के इक्वल नहीं है. इनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A में भी 3 एलिमेंट्स, B में भी 3 एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम. ठीक है, 0 1 2 0 1 3, तो यहां 2 है वहां पे 3, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो इन्हें हम इक्वल नहीं बोल सकते हैं. और हाँ, इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 2 1 3 है. ऑर्डर कैन बी डिफरेंट. ओके, सो ये होता है इक्वल सेट. इसमें ही एक टर्म आती है बच्चे इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चे? 2 और more set are equivalent if they have same number of elements. If they have same number of elements. Same number of elements. इसका मतलब क्या है बच्चे कि लेट्स से मैं आपसे बोलूं A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, B में एलिमेंट्स हैं 6 7 8 एंड 9. सो आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, दिस इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4, क्योंकि A और B दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट. दे आर इक्विवेलेंट सेट. ओके, सो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्वल सेट होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस जो हमको समझना है वो है सबसेट. नेक्स्ट इज सबसेट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सबसेट. सबसेट क्या होता है बच्चे? सबसेट क्या होता है? सो यहां पर ना ये समझिए कि लेट्स से देयर आर टू सेट्स A एंड B. ओके, देयर आर टू सेट्स A एंड B. If all the elements of A are in B, then A is said to be सबसेट ऑफ सेट B. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5. ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, लाइक A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A दे आर ऑलरेडी देयर इन सेट B. सो आप क्या कहेंगे कि A इज subset of B and this is denoted as A subset B. ये जो सिंबल हमने बनाया ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को. सबसेट A इज सबसेट ऑफ B. एक एग्जांपल और देखिए, मैं अगर कहूं कि 1 2 और B में है 0 1 2, सो आप कहेंगे कि यस सर A इज सबसेट ऑफ B क्योंकि A में 1 2 है, B में 0 1 2 है, सबसेट है. अगर मैं आपसे कहूं कि A में है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और B में है लेट्स से A एंड B, तो क्या A सबसेट है B का? आप बोलेंगे नो, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. A B का सबसेट नहीं है इस पर. ठीक है, A में A B है, B में भी A B है, बट A के पास C भी है, बट B जो है वो C उसके पास नहीं है यार. सो इसलिए A इज नॉट सबसेट ऑफ B. अब क्वेश्चन होता है कि हम किसी एक सेट के कितने सबसेट्स बना सकते हैं. हाउ मेनी सबसेट्स
can we make if a specific set is given? Let's say there is a set A which are having two elements, 0 and 1, and now the question is how many subsets of A can be made? Okay, so this is the question. A के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है भाई. तो इसमें हम क्या करेंगे कि A में जो एलिमेंट्स है लाइक 0 इज देयर 1 इज देयर, इसको आप ऐसे समझिए कि लेट्स से ये मिस्टर A है. मिस्टर A इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी हैंडसम, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी हैंडसम. ओके, अब इनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आ सकती हैं. ओके, सो आप कहेंगे सर हो सकता है बच्चे के अंदर सिर्फ एक क्वालिटी ट्रांसफर हो, इंटेलिजेंसी. ओके, हो सकता है बच्चे के अंदर एक ही क्वालिटी ट्रांसफर हो कि या चाइल्ड इज ऑल्सो वेरी हैंडसम, और स्टार्टिंग में क्यूट है और बड़ा होके हैंडसम है. ओके, हो सकता है जो बच्चा है उसमें इंटेलिजेंसी एंड ये हैंडसमनेस, ये दोनों उसके अंदर आ जाए, ये भी हो सकता है. और आप देख सकते हैं कि फादर की एक क्वालिटी आई, फादर की एक क्वालिटी बच्चे के अंदर की, फादर की दोनों क्वालिटीज बच्चे के अंदर चलेगी. कभी कभी घर में कोई अवगुणी बालक भी पैदा हो जाता है. ओके, पिता के कोई गुण बच्चे के अंदर नहीं गए हैं. सो गाइज 1 2 3 4, इन चारों को हम बोला करते हैं कि ये उस सेट के सबसेट्स हैं. ये इसके क्या हैं? सबसेट्स. इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझिए. लेट्स से एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3. क्वेश्चन है कि इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स इसके क्या क्या होंगे. सो आंसर इज कि पहले तो हो सकता है बच्चे के अंदर सिर्फ 1 जाए, बच्चे के पास सिर्फ 2 जाए, बच्चे के पास 3, ये क्वालिटी जाती है. ठीक है, फिर बच्चे के अंदर इक्वालिटी 1 एंड 2 चली जाती है, बच्चे के अंदर इक्वालिटी 2 एंड 3 चली जाती है, फिर 1 एंड 3. ओके, 1 2 2 3 1 3. देन एक लास्ट बच्चे के अंदर पिता की तीनों क्वालिटीज चली जाती हैं, 1 2 3. और एक बच्चा आपको मालूम है ना जिसके अंदर पापा की कोई भी क्वालिटी नहीं जा रही है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट में यहां पर बना पाया. 1 2 3 4, यहां पे टोटल 4 सबसेट बन पाए. सो गाइस टोटल नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of set A, and the formula is 2 to the power number of elements in set A. 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. जैसे आप देख सकते हैं A में 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर में 2, A में 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3, आंसर इज 8. अगर मैं आपसे कहूं कि A में 4 एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power 4, आंसर विल बी 16. ओके, सो गाइज ये हमारा होता है सबसेट. सबसेट होता है, देन इसमें कॉन्सेप्ट आता है पावर सेट, देन इसमें ही कॉन्सेप्ट आता है गाइज पावर सेट. सबसेट होता है, सबसेट में ही कॉन्सेप्ट है पावर सेट. पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, इट इज ऑल्सो अ सेट, ये भी एक सेट ही है. इट इज ऑल्सो अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए एज एलिमेंट्स. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बच्चे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं ओके, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, डिनोटेड बाय पी ए. अब इसका मीनिंग क्या है गाइस जरा समझना. जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक सेट है ए और इसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं, इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट्स 1 2 1 2 एंड 5, ये 4 इसके सबसेट्स हैं. ओके, अब इन सबसेट्स को भी मैं एक नए सेट में बंद कर दूं. ओके, there is a new set which is containing the subset of A as elements.
Okay, so this new set is called power set of A. आपसे बोला जाए एक सेट है B, उसमें एक ही एलिमेंट है, जस्ट वन एलिमेंट 2. ओके, सो इट्स सबसेट्स विल बी subsets, one subset will be 5 and the other one will be 2. Okay, and suppose these two subsets are jailed in this new set, they are made the elements of this new set. Okay, so this new set is containing 5 and 2 as their element, as its elements. So this new set is the subset of B. ओके, ये जो नया सेट हमने बनाया है, ये पूरा कंप्लीट सेट, दिस इज सबसेट ऑफ B. ओके, सो गाइस पावर सेट में भी कुछ नहीं है, जस्ट एक नया सेट ही आप लोगों को बनाना है. जो नया सेट बनेगा उस नए सेट के अंदर आपको एलिमेंट्स के तौर पे क्या लिखना है, तो आंसर है A के जो सबसेट होते हैं उन्हें हमने इसके अंदर लिखना है. ओके, सो ये हमारा होता है पावर सेट. और यहां पे बच्चे अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, इंटरवल्स. अब ये इंटरवल्स में देखो यहां पे चार तरह की चीज आप लोगों को पढ़नी है. क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, एंड ओपन क्लोज इंटरवल. ओके, सो क्लोज इंटरवल बच्चे जब हम बोलते हैं तो इंटरवल का मीनिंग क्या है? इंटरवल बेसिकली हम यहां पर यूज करेंगे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. क्या मतलब है इसका? बच्चे मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से देयर इज अ सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर फ्रॉम 4 to 6. ओके, रियल नंबर्स जो हमारे होंगे वो 4 से लेके 6 तक ही रहेंगे. ठीक है, सो फ्रॉम 4 to 6 हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? आप कहेंगे सर इनफाइनाइट हो जाएंगे. इनफाइनाइट कैसे? 4, 6, 5, ये 3 तो 4 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर्स हो गए, बट 4 और 6 के बीच में भी तो बहुत सारे रियल नंबर्स हैं ना. लाइक 4.1 इज देयर, 4.01, 4.000001. लाइक अब इनको अगर मैं लिखने बैठूंगा तो है ना प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो इन सब को तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना. तो इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका इन्होंने बताया है. मेथड क्या है कि हम सिंपली लिखेंगे 4, लिखेंगे 6 और इस प्रकार से हम ब्रैकेट यहां पे बना दिया करेंगे. ये क्या रिप्रेजेंट किया करेगा? जब भी आप ये चीज देखोगे तो ये हमें बताएगा कि ये एक सेट है ऑफ ऑल द रियल नंबर्स. और वो रियल नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? 4 से, और खत्म कहां पे होते हैं? 6 पे. ओके, लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहता कि सेट है रियल नंबर्स का, और वो जो रियल नंबर है दे आर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6. ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6. रियल नंबर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6. यानी कि इस बार 4 को इंक्लूड नहीं करना, 6 को भी इंक्लूड नहीं करना, बट 4 एंड 6 के बीच में जो रियल नंबर्स आते हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं. वहां पे 4 एंड 6 दोनों को इंक्लूड किया गया था, बट यहाँ पे 4 एंड 6 को इंक्लूड नहीं किया गया है. तो इसके लिए मेथड जो रहता है कि आप 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ पर आप ये इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे. दोनों ब्रैकेट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, रेक्टेंगल, राउंड. ओके, सो ये डिफरेंस है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. ऐसे ही अगर क्लोज ओपन हो तो यहां पर क्या होता है ना कि हमारा जो रियल नंबर होगा वो लेफ्ट साइड से तो क्लोज होगा बट राइट साइड से ओपन होगा. इट मींस 4 के साथ ये रेक्टेंगल ब्रैकेट, 6 के साथ ये राउंड ब्रैकेट. ओके, ओपन क्लोज x रियल नंबर्स, लेफ्ट साइड से 4, open, right side से 6, close. It means 4 will not be included in this interval
और 6 को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, और अगर इसको रिप्रेजेंट भी करना हो नंबर लाइन पे तो मेथड हमारे पास रहता है कि हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये नंबर लाइन बनाते हैं। सो 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, 6 आप यहाँ पे लिखेंगे, 4 एंड 6 दोनों को डार्क करेंगे और उसके बीच में इस पूरे को भी आपने डार्क कर देना है। इसकी बात करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और ये जो बीच का पोर्शन है इसे आप यहाँ पे डार्क कर देंगे। यहाँ पे 4 एंड 6 को डार्क नहीं करना। ओके, अच्छा यहाँ पे 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 को डार्क करना है, 4 एंड 6 के बीच वाला जो पोर्शन है ये पूरा शेड कर दिया जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 4 है, 6 है और ये 4 और 6 के बीच वाला जो पोर्शन है ये भी आपको यहाँ पे डार्क कर देना है। तो गाइस ये हैं हमारे इंटरवल्स बच्चा लोग, ये हैं इंटरवल्स। ये 4 तरह के इंटरवल्स आप लोग को याद रखने हैं। देन अब हम चलेंगे यूनिवर्सल सेट पे और वेन डायग्राम्स की तरफ। यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम्स। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसे बोला जाता है? इट इज अ सेट which contains all the elements of some given sets। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? आपसे बोला जाए कि A है 1 2 3 4, B है 0, let's say 4 5 6 7, सेट C है 8 9। ओके, सो जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको एक कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल U हमारे लिए यूनिवर्सल है। अब ये जो यूनिवर्सल आप लिखेंगे, इस यूनिवर्सल में यूनिवर्सल ऑफ ए बी सी, यूनिवर्सल ऑफ ए बी सी, सो ये यूनिवर्सल ए बी सी तीनों को कंटेन करेगा। इट मींस एलिमेंट्स ऑफ ए दे ऑल विल बी देयर इन सेट यूनिवर्सल 1 2 3 4। बी में है 4 5 6 7, तो 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 6 7। सी में है 8 एंड 9, 8 एंड 9। सो ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आप इस यूनिवर्सल के अंदर लिख चुके हैं। इन सबको आप यहाँ पे लिख चुके हो। और अगर इसके अलावा भी कुछ आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं तब भी इसको यूनिवर्सल कंसीडर किया जाएगा। ओके, जैसा आप ये समझ लीजिए कि जो अगर इंडिया है तो इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। सो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा का जो यूनिवर्सल है वो कौन है? वो इंडिया है, वो इंडिया है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के लिए यूनिवर्सल क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं एशिया, इनको मैं कह सकता हूं एशिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब के लिए यूनिवर्सल क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो द एंटायर अर्थ। ओके, अब उन अर्थ में भी फिर आप फिर जो बाकी भी जो नेपच्यून, वीनस, ये जितने भी हमारे जो अदर ये जो ग्रह होते हैं, ठीक है, तो उनको भी अगर आप लेंगे तो फिर उस सिचुएशन में आप जो हमारा एंटायर यूनिवर्स है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल बन जाएगा। ओके, सो आप देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल किसका है? ए का, बी का और सी का। तो ये ए, बी और सी इस यूनिवर्सल के अंदर आपको देखने को मिलने चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेम चीज है इसको अगर आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है हम वेन डायग्राम यूज किया करते हैं। वेन डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स। यूनिवर्सल जो होता है, दिस यूनिवर्सल इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। ओके, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाते हैं।
दिस इज यूनिवर्सल। अब इस यूनिवर्सल के अंदर आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 4, तो ये आपके लिए क्या है, ये एक सेट हो गया ए। बी में क्या है 4 5 6 7, तो बी में आपको 4 5 6 7 दिखाई दे जाएगा। सी में आपको 8 एंड 9, सी में आपको 8 एंड 9, ये दो एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा भी 10 11 12, यहाँ पे 10 हो सकता है, इधर 11 हो सकता है, इधर 12 हो सकता है। तो ये तीन जो एलिमेंट्स है वो किसी सेट के अंदर नहीं है, बट हाँ इन 1 2 3 4 इन चारों एलिमेंट्स ने कंबाइंड होके एक सेट नाम दिया, क्या, ए। ओके, बाकी ए एंड बी में देयर इज वन सेट 4 विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी। सो आप देख सकते हैं ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, दे आर जॉइंट सेट। जॉइंट सेट क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 4। बट अगर मैं बोलूं कि क्या बी और सी जॉइंट हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर, बी एंड सी आर नॉट जॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो गाइज ये होता है हमारे पास वेन डायग्राम, ये तरीका है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करने का, यूनिवर्सल। ओके, ये अगर आपको समझ में आया है तो यहां पर ना अब आपको एक यूनियन नाम की चीज समझनी चाहिए। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, समझना बच्चे। यहां पे अब हमारे वेन डायग्राम चलेंगे। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और लेट्स से ए कोई सेट हो गया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी कोई एलिमेंट है जिसके अंदर बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड वी वांट टू फाइंड ए यूनियन बी, ए एंड बी का यूनियन। जब हम ए और बी के यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का मीन क्या है, it is a set which contains all the elements of A and B। यानी कि A में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में जो एलिमेंट है 3 4, 3 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बन जाता है ए यूनियन बी। ओके, ये ए यूनियन बी है, यानी ए के और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं लिखना, जस्ट ए और बी का ही यूनियन। ओके, ये होता है यूनियन। अब जैसे यूनियन है, इसमें ही एक चीज चलेगी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चे, जैसे ये ए था और ये बी था, अगर मैं कभी लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए। ये इन्वर्टेड यू आपको बनाना है, इन्वर्टेड यू, उल्टा यू, ठीक है। यहाँ पे यू नॉर्मल था, यहाँ पे इन्वर्टेड यू, ए यूनियन बी। सो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ 4, बिकॉज 4 वॉज एलिमेंट विच वॉज कॉमन इन ए एंड बी। सो जब भी हम इंटरसेक्शन बोला करेंगे तो इसका मीनिंग हुआ करेगा कॉमन एलिमेंट्स, common elements of A and B. So guys, you can see in set A and B, these 3 and 4, they are the only two elements which are common in set A and B. 3 and 4, इन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे यार। ओके, 3 और 4 हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। सो यूनियन की सिचुएशन में A और B दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटरसेक्शन की सिचुएशन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस जरा समझिएगा, इसे समझिएगा बेटा।
ये है यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल। अब देखो ए में क्या एलिमेंट्स हैं, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके ठीक है। बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, ओके। हाँ, फिर उसके अलावा भी यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6, बाहर भी कोई एलिमेंट है 7 और एक एलिमेंट यहां पर है 8, ओके। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनियन वाला पार्ट कौन सा है, यूनियन वाला पार्ट, तो यहां पर क्या होता है ना बच्चे, ये अगर यूनिवर्सल है, ये है ए और ये है बी, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा this shaded portion is represented as union। shaded portion को हम बोला करेंगे क्या, A और B का यूनियन, ओके। अगर मैं बोलूं इंटरसेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो अगर ये A है और ये हमारे पास B है, A और B हमारे पास आ चुके हैं, ओके। सो ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोला करते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं A और B का इंटरसेक्शन, वो पार्ट जो A और B दोनों में कॉमन है, ठीक है, A इंटरसेक्शन B। अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 3 सेट है A B एंड C, और मैं इन तीनों का यूनियन में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो इस सिचुएशन में अगर A B और C तीनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते होंगे, अगर ये इंटरसेक्ट करते होंगे, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, सो ये जो एंटायर शेडेड पोर्शन है, इसे हम A यूनियन B यूनियन C बोला करेंगे। अगर कभी मैं कहूं कि A B और C तीनों में क्या इंटरसेक्शन है, तीनों में इंटरसेक्शन, तो देखो ये A, ये B और ये C, A B और C तीनों में कॉमन पार्ट, तीनों में कॉमन पार्ट जो हमारा यहां पे रहेगा वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ओके ओके। अब इतना हमें समझ में आता है। यहां पर ना अब एक चीज समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कॉम्प्लीमेंट of A is a set which contains all those elements which are not in A। इसका मीनिंग क्या है समझो जरा, कि अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय A डैश, और कई बार हम इसमें A के ऊपर बार लगा के भी इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। और इसको इसका मीनिंग क्या है, जरा मीनिंग समझो बड़ा इसका। जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट्स से यूनिवर्सल है हमारे पास 0 1 2 3 4, और मैं आपसे कहूं कि एक सेट है 1 2 3, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखो यूनिवर्सल में 1 2 3 4 और लेट्स से यहाँ पे 5 भी है, ये 5 एलिमेंट है। ए के पास क्या है 1 2 3, तो ए के पास इन पांचों में से क्या नहीं है, आप बोल देंगे 4 एंड 5। सो क्या हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। जब भी आपको क्या चाहिए हो, जब भी आपको एक बार चाहिए
या ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। मैं आपसे कहूँ कि यूनिवर्सल में एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, ए में एलिमेंट्स हैं 0 2 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आप बोल देंगे यूनिवर्सल में से ए हटा दो। यूनिवर्सल के पास है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इस 0 2 एंड 4 को यहाँ से हटा दीजिए, देन यू विल गेट 1 एंड 3, 1 एंड 3। सो ये 1 एंड 3 जो है बेटा, ये हमारे लिए क्या रहेगा? ये रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हमारे लिए रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो अच्छा, इसमें भी गाइज ऐसा है ना, अगर मैं कभी आपसे बोलूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से इस 1 एंड 3 को हटा देंगे, 1 एंड 3 को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, 0 2 एंड 4, नाउ यू विल अगेन गेट सेट ए। सेट ए आपको दोबारा से मिल जाएगा। सो एज अ प्रॉपर्टी हम इसको याद रखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी ए। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस ऑन वेन डायग्राम? इसे वेन डायग्राम पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार ये समझना बेटा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ये है यूनिवर्सल, ओके, और ये है हमारा दिस शेडेड पोर्शन इज सेट ए। ओके, तो वो सभी पोर्शन जो ए में नहीं है, आउटसाइड ऑफ सेट ए, सेट ए के जो आउटसाइड है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ए डैश। ये हमारे लिए ए डैश रहा करता है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ए डैश के नाम से इसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं यार। ओके, ये आप समझ पाए होंगे। अगर ये क्लियर है बेटा, मैं आपसे कहूँ कि लेट्स से हमारे पास यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6, एक सेट है हमारे पास ए 1 2 3, एक सेट है बी 3 4। आपसे अगर बोला जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट आप सिंपली आंसर कर देंगे कि यूनिवर्सल से 1 2 3 हटा दो, 1 2 3 हटा दो, क्या रहेगा हमारे पास 4 5 एंड 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा बच्चे? बी कॉम्प्लीमेंट 3 एंड 4 को यहाँ से एलिमिनेट कर दो, हमें मिलेगा 1 2 5 एंड 6, 1 2 5 एंड 6। ओके, आपसे मैं कहता हूँ कि आप ना ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, ए और बी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो गाइस, यूनियन पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए और बी का। ए और बी का यूनियन होगा 1 2 3, 1 2 3, बी में है 3 एंड 4, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 हटा दीजिए, हमें मिल जाएगा 5 एंड 6। ठीक है, सो ये 5 6 मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट इज 4 5 6, बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 5 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे। सो 5 एंड 6, दीज टू एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए डैश एंड बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। आप चेक करेंगे दोनों सेम आ रहे हैं बेटा, बच्चे दोनों सेम आ रहे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, कि यानी कि जो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल टू क्या रहता है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ बीच में दोनों क्या आ जाता है? इंटरसेक्शन। और ये भी एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके, और यही अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन